नमस्कार, मैं विश्वजीत झा। अंजुमन-ए-इस्लाम मुंबई देश का वह प्रतिष्ठित मुस्लिम इदारा है जिसकी छत्रछाया में आज विभिन्न समुदायों के लगभग 1,10,000 से ज़्यादा छात्र क्वालिटी एजुकेशन हासिल करते हैं। यहाँ से निकले छात्र विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी शिक्षा से जुड़े मसले पर चर्चा के लिए इस संस्था के अध्यक्ष को आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर जहीर इशाक काजी अंजुमन-ए-इस्लाम के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं। पिछले दिनों डॉक्टर काजी मुस्लिम डॉक्टरों का संगठन AAMD द्वारा हज भवन पटना में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। हम आपको बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस के विशिष्ट अतिथि बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी थे। इस दौरान STV न्यूज के हमारे एडिटर इन चीफ अंसारुल हक ने जहीर इशाक काजी का एक इंटरव्यू लिया। आइए आपको दिखाते हैं डॉक्टर काजी ने STV न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ कहा। पूरे देश में मुस्लिम समुदाय की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बहुत तरह की चर्चाएं होती हैं और तमाम जो रिपोर्ट्स अब तक आए हैं इस संदर्भ में वो भी जो है अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक समाज का एक ऐसा तबका भी है जो मुस्लिम बच्चों की फलाही के लिए बड़े शान व शौकत से जो है सोचता है और कई सारे ऐसे काम किए हैं जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है और किए जा रहे हैं। हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं जिनसे हम बात करने जा रहे हैं, ये अपने आप में एजुकेशन विभाग में अगर एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो एक बड़ी शख्सियत है। 1,10,000 बच्चे जो है आज तालीम याफ्ता हैं। हम बात करने जा रहे हैं अंजुमन इस्लाम मुंबई के चेयरपर्सन जहीर काजी साहब से। जही साहब, आज आप एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स की एक जो है कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए हैं। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस चल रहा है। सबसे पहले तो हम आपकी प्रारंभिक टिप्पणी इसी पे जानना चाहेंगे कि ये किस तरह का कॉन्फ्रेंस है और क्या कुछ किया जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस जो है इसका एक बहुत अच्छा मकसद ये भी है कि मुसलमान बिरादरी के जितने डॉक्टर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिल रहा है और इसमें ये भी चीज़ होगी कि रिसेंट डेवलपमेंट जो हमारे मेडिसिन में है, साइंटिफिक पेपर्स है, जिस तरह दूसरी कॉन्फ्रेंसेस होती है जिसमें आला तरीके की कॉन्फ्रेंस नेशनल लेवल पे होती है, उस तरह मुसलमान डॉक्टर्स की भी एक हो रही है और वो बड़े सिस्टम से होने जा रही है। और उससे एक चीज़ ये भी होगी कि हम एक दूसरों को जानने भी लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे मेडिकल फ्रेटर्निटी में किस तरह अंदर आ जाएं और जो है उनकी क्या मदद की जा सकती है और जो स्ट्रीम में है, जो सिस्टम में ऑलरेडी है, उनको और किस तरह से इनकरेज किया जा सकता है। इसमें ऐसा होता है कि एक कॉन्फ्रेंस में अक्सर साइंटिफिक पेपर्स जो पढ़े जाते हैं वो लोग पढ़ते हैं जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नेशनल लेवल पे भी है और इंटरनेशनल लेवल पे भी है। तो उनकी जब ये गुफ्तगू होगी साइंटिफिक, तो उसमें बहुत सारे यंग डॉक्टर्स को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, उनके हौसला अफजाई की जाएगी। और नए जो चीज़ें हैं, ये दुनिया अभी स्टैटिक नहीं है, बहुत फास्ट स्पीड में डायनामिक हो चुकी है। मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और ये कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए डॉक्टर का रोल बहुत कम होते जाएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे नए इन्वेंशंस हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको भी साथ साथ आगे बढ़ना होगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। और एक बहुत अच्छा इसका मकसद रहा। इससे पहले बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी इसी तरह का प्रोग्राम वहाँ पे किया था बड़ौदा में, शायद वो भी लोग यहाँ जुड़ने जा रहे हैं और वहाँ पे भी इसी तरह के साइंटिफिक डिस्कशन हुए। जैसे एक हमारे कैंसर के बहुत मशहूर सर्जन हैं डॉक्टर सुल्तान प्रधान, वो भी उस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, मैं भी था और एक कैंसर सर्जन थे जो मुसलमान सर्जन हैं जिन्होंने अपना नाम नेशनल और इंटरनेशनल पे लेवल पे किया है। तो कभी कभी क्या होता है, बड़े इसमें मजमे में जब नेशनल लेवल पे होता है पैन सब की तरह, तो आपने लोग कहीं ना कहीं खो जाते हैं उसमें। तो ये अपनी बिरादरी को किस तरह जोड़ा जाए, ये भी एक अच्छी बात है। और साथ साथ आजकल मेडिकल में ये भी चीज़ सामने देखने आई है कि हमारे जो उसूल होते हैं, एथिक्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े इधर उधर हो गए हैं। तो हमने भी इसको ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि मुसलमानों में
जो हालात हैं मेडिकल रिलेटेड हो या तालीमी मैदान में हो, हम सबसे पिछड़े हुए हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस का ये भी मकसद रहेगा कि आप अपनी प्रैक्टिस करने के साथ साथ कुछ वक्त गरीब मरीज़ों के लिए भी दें। एक सवाल सर, मेरे ख्याल से हम जो भी दर्शक हैं हमारे STV न्यूज़ के, वो भी जानना चाहेंगे, आप जिस इदारे को रन करा रहे हैं वो अपने आप में किस तरह है और किस तरह से तमाम चीज़ें रन हो रही हैं? देखिए, ये जो अंजुमन इस्लाम इदारा है ये मेरे ख्याल से सबसे पुराना इदारा है। 1 साल पहले अलीगढ़ से इसका शुमार हुआ था और इनके कर्ता धर्ता थे उस ज़माने से लेके आज तक। हमने इस बात पे जोर दिया कि तालीम मेयारी होनी चाहिए और मिसाली भी होनी चाहिए। और मिसाली इसलिए कि आपके इदारों में गैर कौम के बच्चे भी आना चाहिए, तब आपका ब्रांड बनता है और आपके इदारों को इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस कहा जाता है, जो हम मेयारी की बात कर रहे हैं। तालीम देने वाले इदारे बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें इस तरह की तालीम दी जाए जो नीड बेस्ड है। आज के दौर में जिसकी ज़्यादा डिमांड है, डिमांड ड्रिवन जिसे कहा है। अभी आज गुफ्तगू चल रही है इस हिंदुस्तान में कि स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, इसलिए कि स्किल के जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में उनको नौकरियां मिलेंगी और वो खुद से कुछ अपना शुरू कर सकेंगे कारोबार। उस मामले में अंजुमन इस्लाम ने गुज़िश्ता 30 साल पहले से शुरू किया है, बल्कि हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने हमारे जो मॉडल्स है उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो सरकार भी कहती है कि इन्होंने अच्छा किया, हम करेंगे। तो इस तरह से हमारे सभी इदारों ने काम करना है, जो छोटे हैं बड़े हैं उसमें एक्सेलेंस आना चाहिए। और साथ साथ आज के दौर में कौन सी तालीम की ज़रूरत है उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, अभी टेक्नोलॉजी का दौर आया है, टेक्नोलॉजी हर जगह आ रही है, मेडिसिन में आ रही है, दूसरे प्रोफेशन में भी आ रही है। तो हर बच्चे को टेक्नो सेवी होना चाहिए। तो जो भी हमारे इदारे हैं उनमें टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि हमको सिर्फ हिंदुस्तान के एक अच्छा क्वालिफाइड आदमी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ग्लोबल सिटीज़न। और कंपटीशन में उतरने की हमने वो हिम्मत रखनी चाहिए और हर अदारे ने हर बच्चे को ये कहना चाहिए कि तुमको कंपटीशन में उतरना है। और ये नहीं कह सकते कि मेरे पास सहूलतें नहीं थी या मेरा मज़हब की वजह से मुझे ये किया गया, ये सब बकवास है। एक सवाल सर बहुत जहन में लोगों के आता है कि अभी जैसे आपने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और टेक्नोलॉजी की, तो दुनिया अभी जो है बहुत इन सब चीज़ों की तरफ मूव कर रही है, लेकिन अब भी मुस्लिम समाज में ये हकीकत है कि लिटरेसी जो है बहुत पुअर है। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? आमतौर से शहरी क्षेत्रों में तो थोड़े अच्छे देखे जाते हैं रेशियो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें जहाँ पे ज़्यादातर आबादी बसती है तो वहाँ के हालात बहुत बदतर हैं। तो वैसे जगहों पे किस तरह से इदारों को काम करना चाहिए, या सरकार को फिर उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए या उनकी तालीम को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्या समझते हैं आप? 2 चीज़ें हैं। अगर आप सब सरकार ही करेगी ऐसा सोचोगे तो फिर नहीं, ये नहीं बात बनेगी। लेकिन सरकार जो सहूलतें देती है बहुत सारे हैं अपने आप में, लेकिन बहुत सारे हमारे लोग उसको ले नहीं पाते। उसके 2 वजूहत हैं। एक कि उसकी जानकारी नहीं है और उसको फॉलोअप करने के लिए हम आधे रास्ते में छोड़ देते हैं, मायूस हो जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो अच्छे अदारे, जैसे बिहार में मैं कहता हूँ कि आपके इस शहर में जो अच्छा काम कर रहे इनका अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि जो रूरल एरियाज़ में, गांव में, वहाँ जाके भी इस तालीम को किस तरह आगे बढ़ाए उसमें कोशिश करना चाहिए। सरकार भी करती है अपने जगह पे, लेकिन सरकार तो सबके लिए करेगी और माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ स्कीम्स है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह हम इस्तेमाल किए वो करना चाहिए। एक मैं बताता हूँ जो हम में कमी है। सरकार की जब फंड आती है तो उसका एक हिस्सा आपको दिया जाता है प्रोजेक्ट के लिए 60%। उसके बाद आपको वो किस तरह से आपने वो पैसे को इस्तेमाल किया उसका यूटिलाइजेशन रिपोर्ट है, उसके बाद 40% आता है।
कई बार हमारे लोग बेईमानी नहीं करते, लेकिन उनको सिस्टम नहीं मालूम है, फंस जाते हैं, वो वहीं रह जाते हैं। तो इसका एक ओरिएंटेशन और लोगों को किस तरह समझाना, ये हर जगह होना चाहिए। जैसे बिहार की बात चलिए तो पटना में आपकी कैपिटल सिटी है, या 2-3 इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ लोगों ने अच्छे काम किए। आपके यहाँ मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और डिग्री कॉलेजेस भी हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये शहर के अलावा उस इलाकों में जाके ओरिएंटेशन करें, लोगों को समझाएं, ये ज़रूरी है। ये ना समझें कि हर चीज़ सरकार करेगी तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। एक आखिरी सवाल सर आपसे ये जान लेते हैं कि आपने आज मैंने आपका स्पीच सुना, बतौर चीफ गेस्ट आप यहाँ शरीक थे, तो आपकी प्राइम मिनिस्टर से भी आपने राब्ता किया, आपकी बातचीत हुई थी, क्वालिटी एजुकेशन की बात आपने कही थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो एजुकेशन ही नहीं है, तो फिर क्वालिटी कैसे आएगी? फिर बहुत मसले हैं। तो इन सब के लिए एक रिवॉल्यूशन जैसा चीज़ आपको नहीं लगती है कि किस तरह से ये होगा सब कुछ मुमकिन? देखिए, जहाँ पे एजुकेशन पहुँच चुका है, सब जगह नहीं है, वहाँ तो मेयारी होनी चाहिए, और जहाँ हम पहुँच नहीं पाए वहाँ हमको पहुँचना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत फ़र्क है। मैं मिसाल के तौर पे आपको कहूँगा, एक महाराष्ट्र का आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, गांव में ऐसा होता है कि एक स्कूल और एक टीचर, वो कैसा पढ़ाएगा बताइए। और वो टीचर गवर्नमेंट स्कूल होगी, जो हिंदू इलाके में हो, मुसलमान भी हो, तो टीचर गायब है वहाँ से, तो बच्चा पढ़ेगा कैसा? तो फिर वो बच्चा ड्रॉप आउट होता है। घर वाले बोलते हैं इसको चौथी पढ़ा है, उसको अपना नाम लिखने नहीं आता, तो क्यों पढ़ा है, उसको घर पे रख देते हैं। तो ये मसला सबके लिए है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना कीमती वक्त हमसे साझा करने के लिए।